देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में ये 6 नियम। और कौन से दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। नाम से स्पष्ट हो जाता है अ से अवतल, अ से अंदर। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। जब परावर्तक सतह जिस ओर धंसा होता है, याद रखना, उस ओर सेंटर बनता है, क्योंकि यह होता है एक गोला का पार्ट। गोला यानी कि स्फेरिकल शेप होता है, उस स्फेरिकल शेप का ही एक पार्ट होता है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस 1 में, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है। इसमें 6 केस बनते हैं और 6 केस को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक रफली डायग्राम के थ्रू हम सबसे पहले तुम लोग को बता देते हैं कि ये 6 केस कैसे कैसे बन सकते हैं। हम फर्स्ट केस यहाँ पर लिख दिया, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है। बहुत बच्चे को यही चीज नहीं समझ में आता है कि हम केस को कैसे रखते हैं। 6 केस बनता है, वो 6 केस याद ही नहीं रहता आदमी को कि करना कैसे है। वो केस जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, बहुत आसान है। और हमने एक खुरापाती मचा करके एक आर्क बनाने की कोशिश किया और उसके थ्रू हम लोग एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। तो अवतल दर्पण ठीक ठाक देखने में लग रहा होगा। तो ये अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज? कनकेव। क्या बोला जाता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। अब हम लोग एक चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिला जुला करके ठीक ठाक लाइन ड्रॉ हो जाएगा इसके थ्रू। एक अनुमानित लाइन है और इसमें तुम लोग को बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। ये अपना है सेंटर, जहां से ये कर्व ड्रॉ हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस, यानी कि रेडियस। ये दर्पण का नाम है एम डैश। दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण बोले तो मिरर। और ये अपना होता है पोल, ये अपना होता है पोल, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये अपना है सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र, इसको कहते हैं हम लोग केंद्र। तो एक और बात आता है कि फोकस क्या होता है। हम लोग एक और चीज प्रूफ पढ़े थे कि R जो होता है वह इक्वल होता है 2f के। वह R जो होता है किसके इक्वल होता है? 2f के। यानी कि रेडियस जो होता है फोकस का दुगुना होता है। तो इसके ठीक बीच वाला पोर्शन जो होगा वह तुम्हारा होगा फोकस। ठीक है, याद रखना। कंडीशन कैसे हम याद रखते हैं, इस फिगर में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है और छठा क्या है। कंडीशन बोले तो केस। फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट केस में हम लोग वस्तु जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग रख सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में एक वर्ड आता है बीच। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना एकदम बीच, इसके बीच में कहीं भी। ये तो नहीं बोला गया मिड पॉइंट पर रखना, इसके बीच में यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो इसको हम रखते हैं। तो देखो केस समझना, ये अपना जो था ये केस फर्स्ट था, ध्यान से समझते जाना, ये केस फर्स्ट था। अब धीरे धीरे हम शिफ्ट कराएंगे, यहां से इसको उठा करके हम लोग ला सकते हैं कहां पे? फोकस पे। ये अपना सेकेंड केस है, ये केस अपना फर्स्ट था, यह केस अपना सेकेंड बन सकता है। उम्मीद है कि केस सेकेंड तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि केस सेकेंड आ गया। केस थर्ड कहां होगा? तो देखो केस थर्ड जो होगा फोकस और सेंटर के बीच में होगा। बीच मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, एकदम बीच कोई जरूरी नहीं है। यह अपना केस नंबर थर्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? केस नंबर 4 हम रख सकते हैं कहां पे? किसी भी वस्तु को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं सेंटर पे। यह केस नंबर 4 होता है। केस नंबर 5 क्या होता है कि हम उसे रख सकते हैं कहां पे? तो ये अपना सेंटर है। और सेंटर के बाद जो भी हिस्सा बच जाता है उस हिस्सा को बोला जाता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। क्या बोला जाता है? अनंत। तो हम बोल सकते हैं केंद्र और अनंत के बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में यह केस नंबर तुम्हारा कहला जाता है 5। देखो 5 केस में कोई दिक्कत नहीं आया है कि हम लोग कैसे कैसे शिफ्ट कराते गए और केस का नाम देते चले गए। छठा केस में पता नहीं कहां रखते हैं, वो जगह हो सकता है अनंत। पता नहीं कहां रखते, अनंत से आता है। और ये छठा केस, इधर से जो भी हिस्सा बच गया है, सेंटर के बाद जो भी हिस्सा बच गया है वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि हम रखते हैं अनंत पे। अनंत पर यानी रखते हैं इनफाइनाइट पे। कहां रखते हैं? इनफाइनाइट पे। उम्मीद है कि केस 6 केस समझ में आया होगा तुम लोगों को। समझ में आ गया 6 केस। अब हम लोग केस 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो था, हम वस्तु को कहां रखे थे? पोल और फोकस के बीच में। पोल को बोला जाता है, देखो ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस को हम लोग कहते हैं एफ और ध्रुव को बोलते हैं हम लोग पोल। तो यह बात भी हम लिख सकते थे ब्रैकेट में, एफ और पी के बीच में। जब वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच में, तब क्या क्या घटना घट सकता है, नेचर कैसा हो सकता है इसका? नेचर यानी कि प्रकृति।
इसका प्रकृति कैसा होगा, किसका प्रकृति, इसका प्रकृति नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं, क्या चीज का नेचर, इमेज का नेचर। इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज में कितना बड़ा होगा, मिरर के सामने बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड मिरर के जो लेफ्ट साइड होता है सारा निगेटिव, मिरर के जो राइट साइड वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव। तुम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, जिसमें तुम पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश एक्सिस, बस उसी के थ्रू हम लोग जानेंगे प्लस और माइनस का। जीवन भर याद रखना एक चीज कि हमेशा वो होता है निगेटिव, वह चीज है वस्तु दूरी, बोल सकते हो उस चीज को वस्तु दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। लेफ्ट साइड होगा निगेटिव होगा, जिंदगी भर हम लोग देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। हाँ, अगर ये कंडीशन चेंज होता, अगर इधर रखते ऑब्जेक्ट तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे वो सारा पढ़ेंगे हम लोग किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको याद रखने में कोई समस्या नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलता है लोग वस्तु, क्या बोलता है, वस्तु। अब वस्तु का ऊपर वाला हिस्सा जब मिटा देते तो देखने में लगता है यू, क्या दिखता है, यू जैसा। याद आया कि कैसे आसानी से हम समझ सकते हैं वस्तु दूरी के यू से। प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और प्रतिबिंब लिखने में तुम लोग ध्यान रखना, नीचे तुम लोग को दिख रहा है ये वी जैसा दिख रहा है, तो वी से याद रखना प्रतिबिंब दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वी से इसको उल्टा कर देंगे, वी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, समझ में आ गया। तो हम लोग केस फर्स्ट देखेंगे, तो तब तक इसको इरेज करते हैं और केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो हम लोग केस फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट में हमने बोला था वस्तु को कहाँ रखने के लिए, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं। और हम सारा फिगर जो बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि जीवन में भूलने की कोई आशंका नहीं होगी। इस वस्तु का नाम हम लोग रखते हैं ए और बी। इसका नाम है ए, मूरी का नाम ए, पैर का नाम बी रखे, सड़ का नाम ए और पैर का नाम बी रखे। तो हम लोग नियम पढ़ते, जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकराती है, प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराती है। और बोला ये गया था दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन यानी कि टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है जब यहाँ से, तो वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक एकदम लग रहा है नियम काम कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण आती है दर्पण से यानी मिरर से, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाती है। और दूसरा बात हम लोग को ध्यान में रखना है, अब हमें प्राप्त करना है क्या चीज, इमेज को प्राप्त करना है, इमेज को, इमेज कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा। उसके लिए तुम लोग को एक छोटा सा टेक्निक याद रखना है। इसका ये सिर है, ये वस्तु यानी कि ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सिर यही ना है। याद रखना सिर को सिर से मिलाना, सिर को सिर से मिलाना, सिर कहने का मतलब है सी से मिलाना। इसका सी कहाँ, यहाँ है ना, तो बोले थे सिर को किससे मिलाना, सी से मिलाना, सिर को किससे मिलाना, सी से मिलाना। और तुम लोग इमेजिनेशन करोगे तो कुछ इस प्रकार का चीज देखने को मिल सकता है, कुछ इस प्रकार का चीज देखने को मिल सकता है कि यह आगे चल करके कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेगा, प्रतिच्छेद जरूर करेगा। समझ में आया यहाँ तक कि हम लोग देखें कि इधर तो फैलता जा रहा है हिस्सा, ये हिस्सा फैलता जा रहा है, लेकिन अगला हिस्सा जो है सिकुड़ता जा रहा है। मतलब जिस तरफ का हिस्सा लगे कि सिकुड़ रहा है, उधर उस लाइन को तुम बढ़ा करके देख लेना। अब क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये आता है कि आपने इसे इमेजिनेशन लाइन द्वारा क्यों रिप्रेजेंट किया, एक इमेजिनेशन लाइन द्वारा क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कल्पना। क्यों कल्पना कर रहे हैं, ये मिरर है, ध्यान समझना, ये मिरर है और ये कोटेड पार्ट है, ये पार्ट जो है रंगा हुआ पार्ट है। इमेज सामने बनता है, पहले ही बोले थे इमेज सामने बनता है, तो हम बोलते हैं कि वास्तव में बनता है, रियल बनता है। जब इमेज पीछे बनता है तो हम बोलते हैं इमेज क्या हो रहा है, कल्पना करके बन रहा है। ये कल्पना ना करना हुआ कि अंदर में बन रहा है, मतलब कल्पना किया जा रहा है कि अंदर बन रहा है, इमेज शीशा के अंदर बन रहा है, मतलब कल्पना किया जा रहा है, इसलिए काल्पनिक रेखा से। और इसका नाम यहाँ ए था तो यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे, ए डैश बी डैश कर देंगे। अब तुम लोग खुद कह पाओगे यहाँ पर, जो अगर हम देखेंगे क्या क्या बोलेंगे इस फिगर को देख करके, हम सबसे पहले तो ये बात जरूर बोल पाएंगे कि यह वस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज। दूसरा बात बोलेंगे यह मिरर के बैक साइड में है, मिरर के क्या है, पीछे है, मिरर के क्या है, पीछे है। याद रखना हम लोग कल्पना किए थे यानी कि काल्पनिक है। काल्पनिक कहने का मतलब हम लोग आभास कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, आभासी कहते हैं उसको, आभासी यानी आभास कर रहे हैं। कल्पना करना मतलब क्या होता है, आभास करना। सी मतलब सीधा होता है, सी का मतलब क्या होता है,
सीधा होगा। जब आभासी होगा तो क्या होगा, C4 सीधा हो जाएगा। आभासी होगा तो क्या होगा, C4 सीधा होगा। और तुम लोग जब बुक में देखते होगे कुछ कंडीशन देता है बुक सब में, यहाँ पर तुम देख सकते हो बुक में तुम बुक पढ़े होगे तो लिखा है कि दर्पण के पीछे है, वास्तव में दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा बात लिखा है क्या चीज, काल्पनिक है। हम पहले ही बताए कल्पना किया गया लाइन से बना है, काल्पनिक है। और लिखता है जब काल्पनिक है तो ब्रैकेट में लिखता है अभासी है। अभासी है मतलब सीधा है, सीधा भी है, वास्तव में उल्टा तो नहीं लटका हुआ, नीचे तो नहीं है, तो आभासी भी है। और देखो चौथा बात यह लिखा वस्तु से बड़ा है, जो बात हमने पहले बता चुका कि यह वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो तुम यहाँ पर इस स्थिति में क्या क्या लिख पाओगे, इस स्थिति में क्या लिखोगे, पहला बात लिखोगे कि ये क्या है, पहला बात ये क्या लिखोगे, यह क्या है, तो दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, आभासी है यानी कि क्या है, काल्पनिक है, सीधा है, और साथ ही साथ वस्तु से साइज में बड़ा है। वस्तु से साइज में क्या है, बड़ा है। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट से साइज में वो बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा केस फर्स्ट। केस सेकंड के में हम जब बात करेंगे तो यहाँ से इसको शिफ्ट करा के लाएंगे फोकस पे। तो चलो इसको इरेज करने के बाद हम लोग सेकंड केस में डिस्कस करने जा रहे हैं जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो फोकस अपना ये है और वस्तु को हमने कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है। कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वो फोकस से होकर गुजरता है, जो सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद बोले थे ना सिर को सिर से मिलाना। सिर को सिर से मतलब सी से मिलाना, सिर को सिर से मिलाना मतलब किससे मिलाना, सी से मिलाना। किससे मिलाना, सी से मिलाना। अब तुम ध्यान से देखना, ये किरण यहाँ इधर की ओर आ रही है। मान लो ये इस तरफ लाइन बढ़ेगा, इस तरफ जो लाइन बढ़ रहा है कैसा लाइन बन रहा है, पैरेलल। हालांकि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, हाथ का यूज कर रहे हैं। पैरेलल से थोड़ा बेमानी दिख रहा होगा, लेकिन पैरेलल ही बनेगा जब तुम स्केल का यूज करते हो। यह लाइन पैरेलल बनेगा, ध्यान से देखना, ये लाइन पैरेलल बनेगा। कहां जाके मिलेगा इसका हम लोग को कोई अनुमान नहीं है, जाकर अनंत पे मिलेगा। दर्पण के कहां बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। जब सामने बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तव में बनेगा। अब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। पहले बताते अभासी, C4 सीधा, याद रखना, अभासी बनेगा, काल्पनिक होगा, सीधा बनेगा। और ये नीचे की तरफ उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है ना, मतलब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो कंडीशन समझ में आ गया होगा। इसमें अगर तुम लोग को लिखना होगा तो सबसे पहला बात तुम लोग क्या लिखोगे, देखो बुक के अकॉर्डिंग भी तुम देखते हो तो देखोगे इसमें लिखा होगा बुक में कि पहले तो बात है कि अनंत पर बनेगा, जो बात सही है। दूसरा बात बोला है कि वास्तविक बनेगा, वो भी बात सही है क्योंकि वो दर्पण के सामने बनता है। जब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक ही बनता है। और तीसरा बात बोला है उल्टा बनेगा, वास्तव में यह नीचे लटका हुआ रहेगा तो उल्टा बनेगा। तीसरा बात नहीं, चौथा बात क्या होगा, तो वस्तु से साइज में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पता नहीं वो कहां मिलेगा, तो वस्तु से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को केस सेकंड भी समझ में आया हो। केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना, शिफ्ट कर रहे हैं ना। अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ लाएंगे, कहाँ रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे केस थर्ड। ठीक है, चलो इरेज करने के बाद केस हम लोग देखेंगे थर्ड। तो केस थर्ड में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस और केंद्र के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस और केंद्र के बीच में रहे। प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के तत्पश्चात, ठीक है, टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। बात तो सही है। उसके बाद क्या बोले थे, याद रखना कंडीशन, बोले तो सिर को सिर से मिलाना, C4 सिर से मिलाना। C4 सिर मतलब सी से मिलाना। मिला दिए। अब तुम लोग को कुछ तो चीज दिख रहा होगा, दया, कुछ तो बात है दया इस फिगर में। हम लोग देख रहे हैं कि यह टकराया है, और कहां टकराया है तो तुम लोग देख सकते हो, अनंत और किसके बीच में, सेंटर के बीच में। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये तो वस्तु है, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है, इमेज है, यानी कि क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के बारे में तुम्हारा क्या ख्यालात है, तुम लोग क्या बोल पाओगे। नाम तो समझ गए होगे, A-B-S जो भी नाम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहला केस तो बोलेंगे क्या चीज होगा, पहला केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर देखा जाए तो वस्तु से क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। वस्तु से साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वो दर्पण के सामने है। दर्पण के जब सामने होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ में आ गया। और कहाँ स्थित होगा तो बोलेंगे केंद्र और अनंत के बीच में। केंद्र के बाद जो भी होता है वो अनंत होता है, केंद्र और अनंत के बीच में होगा। समझ में आ गया होगा। केस नंबर थर्ड। केस नंबर फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उठा करके ले आएंगे सेंटर पे। इसको उठा करके लाएंगे कहाँ पे, सेंटर पे। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग केस नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 तक डिस्कस किए। और केस नंबर 1 में हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा था P और फोकस के बीच में, P और F के बीच में। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, पोल, ध्रुव जिसको कहते हैं हिंदी में। हम लोग ध्रुव और किसके बीच में रखे थे, वस्तु को फोकस के बीच में रखे थे। दूसरा केस में हमने वस्तु को यहां से शिफ्ट करा के फोकस पे लाया।
तीसरा केस में हम लोग वस्तु को यहां से शिफ्ट करा के फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डाला। ठीक है, तो ये 3 केस हो चुका था। चौथा केस में अब हम लोग लाएंगे सी पे, यानी कि वक्रता केंद्र पे वस्तु को लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे वस्तु को। जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या घटना घटेगा वह देखने को हम लोग अभी देखेंगे, देखने को मिलेगा हमें कि क्या होगा जब वस्तु को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करता है, सब जानता है। और जब वो मिरर से टकराता है तो टकराने के पश्चात बोला गया है जीवन भर की फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। समस्या यहाँ पर उत्पन्न होता है, आप ध्यान से देखना, हम बोले थे सिर को सिर से मिलाया जाता है, इसके सिर को सिर से मिलाएंगे तो यही लाइन बन जाएगा, है ना। और तुम लोग प्रकाश का किरण जो परावर्तित होकर टकरा कर वापस लौट रहा है वो इसी दिशा में लौट रहा है। मान लो सिंपल सा बात है, हम लोग इसको अगर फोकस से मिलाएं तो यहाँ टकराएगा और वो वापस टकरा कर लौटेगा, तो इस लाइन को कहाँ कट करता है, ओहो स्केल लाइन होने के कारण लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, दिक्कत नहीं है। तो ये यहीं पे टकराएगा, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पर ही टकराएगा। और यह तुम देखोगे कि यह वस्तु था, यानी वस्तु यानी कि क्या था, ऑब्जेक्ट था, और नीचे जो बना है वह क्या बना है, वह बना है इमेज। अब दोनों के बारे में तुम लोग क्या बोल सकते हो, हम तो बोलेंगे, हमको जो दिखेगा वो बोलेंगे। यहाँ पर नेचर जो लिखना होता है, नेचर, इसका नेचर कैसा है, तो उस नेचर को हम लोग लिखेंगे कैसे। बात करेंगे हम वस्तु का तो इमेज की बात करते हैं, वस्तु के थ्रू अगर इमेज की बात करते हैं तो इमेज का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा, ठीक है। और वो दर्पण के जस्ट सामने है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। दर्पण के सामने होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगा। दर्पण के पीछे बोले थे ना कि हाँ काल्पनिक होता है, आभासी यानी कि सीधा होता है। तो जब भी दर्पण के सामने बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक में क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु के साइज के हमको लग रहा है कि बराबर है, वस्तु के साइज के बराबर है। तो ये सब चीज हम लोग इसके नेचर में लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 5 में क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा करके अब हम लोग इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख देते हैं। क्या रखते हैं, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में वस्तु को रखेंगे। और यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। उसके लिए हम लोग को इस चीज को इरेज करना पड़ेगा। चलो हम लोग इरेज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलो इसका नेचर कैसा होगा देख लेते हैं। तो प्रकाश की किरण आई, जब हमने इसको कहाँ रखा था, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा, वक्रता केंद्र और कहाँ रखा, अनंत, अनंत के बीच रखा। हालांकि बात उल्टा लिख दी है, पहले हम लोग लिखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, लेकिन मिटाना पड़ता है इसलिए लिख दिए हैं। पहले यहाँ इसको लिखते हैं और इसको उधर लिख देते हैं। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हालांकि लिखने का कोई तरीका गलत नहीं है। तो हम वस्तु को रख रहे हैं अनंत और कहाँ पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र के बीच में। ये वक्रता केंद्र अपना है जो कि सी नाम से प्रचलित है। हाँ, ये प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद तुम लोग को पता ही है कि फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल सीधा लाइन बनेगा और परफेक्ट फिगर बनेगा। एक और चीज हमेशा याद रखना है कि फोकस डिस्टेंस को हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा लेना है। अगर मान लो कोई कॉपी पे ग्राफ ड्रॉ करता है और वह उसे 1 इंच पे लेता है, इसको 1 इंच पे, तो इसको भी 1 इंच पे लेगा, ठीक है, यानी कि टोटल 2 इंच उड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा बात ध्यान में ये रखना है, ये कर्व लाइन जो बनेगा, जो 2 इंच पड़ते होगा, उसी को हम लोग कर्व करके बनाते हैं। जैसे इसको सेंटर मान करके रोटेट करके बना देते हैं। समझ में आ गया, एकदम सही फिगर बनाने का रूल वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वस्तु को हमने कहाँ रखा था, वस्तु को रखा था कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। बोले थे सिर को सी से मिलाना, सिर को सिर से मिलाना, सी से। अब तुम देख सकते हो वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट यहां था और उसका इमेज कहां बन रहा था, मिरर के सामने ही बन रहा था। तो अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर में हम लोग एक और चीज जोड़ना था कि नेचर में हम क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वह सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इमेज, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा इमेज। वास्तविक होगा क्योंकि मिरर के सामने है, वास्तविक होगा क्योंकि यह किसके सामने है, मिरर के सामने है, तो वास्तविक होगा। समझ में आ गया होगा, साइज में छोटा होगा। वस्तु से तो छोटा ही ना है ये इमेज, यानी कि वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमेज यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं प्रतिबिंब, बिंब से छोटा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। समझ में आ गया होगा बात। इसका नेचर हम लोग लिख सकते हैं, जो भी चीज दिख रहा है फिगर में वही उसका नेचर होता है।
ठीक है। अब हम लोग केस नंबर 6 में क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाद हटा दिया जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो क्या होता है। उसके लिए इस फिगर का इस हिस्सा को मिटाना पड़ेगा, तो हम लोग मिटा देते हैं और देखते हैं केस नंबर 6 जो कि अवतल दर्पण का लास्ट केस होगा। अवतल दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का लास्ट केस है। हम लोग रखते हैं क्या चीज, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता है कहाँ वस्तु रखा गया है, इधर कहाँ रखा गया उसका कोई था नहीं है। मान लो वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आ रही है ना, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, समझ में आ रहा बात। फिर कहीं से भी नीचे से भी रख सकते, प्रकाश आ रही है दर्पण से, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो इस सिचुएशन में कहीं सिर नहीं है जो सिर से मिलाएगा, सिर है ये नहीं तो सिर से मिलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो, जब प्रकाश की किरण 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट प्रकाश की किरण, सभी किरण कहाँ से गुजर रही है, फोकस से ही गुजर रही है, यानी वस्तु फोकस पर ही बनेगा। वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और वस्तु का साइज कैसा होगा, एकदम छोटा, नगण्य, एकदम छोटा, बिंदु के समान बन रहा है। तो क्या बोलेंगे कि वस्तु, इसके बारे में बोलेंगे वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु नहीं फोकस पर बनेगा, बिंब का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु कहाँ है, पता नहीं है, अनंत पे है, ठीक है। तब कहाँ बनेगा इमेज, इसका फोकस पर बनेगा। वस्तु के साइज से, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा बनेगा इमेज। और दर्पण के किस ओर बन रहा है, सामने बन रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड बन रहा है। सामने बन रहा है तो क्या बोलेंगे, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ में आ गया होगा बात, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, उसमें कितने केस है और उसके फिगर कैसे बनते हैं। तो चलो अब इसको कर लो तुम लोग।